नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 की उपधारा डी के बारे में, जो कि बात करती है व्हाट इज कंसिडरेशन, यानी कि प्रतिफल क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन हम पढ़ेंगे इसके इसेंशियल एलिमेंट्स और ये प्री और मीन्स में किस तरीके से पूछा जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए बिल्कुल अच्छे ध्यान से सुनिए, ईयरफोन लगा के, और अपने नोट्स भी तैयार रखिए। ओके, क्योंकि आज आपको मेंस का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक सेक्शन मिलने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट रीड करेंगे। जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या ऐसी प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। तो हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि कंसिडरेशन होता क्या है। कंसिडरेशन होता है, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ए ने बी को कहा कि मैं आपको अपना मकान 2000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। ओके, बी ने ये प्रपोज़ल ए ने ये प्रपोज़ल बी को भेजा और बी ने इस प्रपोज़ल को सिर्फ फ़ोन लगा के बोल दिया यस, मैं आपका मकान लेना चाहता हूँ। जैसे ही उसे एक्सेप्टेंस मिली इस प्रपोज़ल को, वैसे ही ये क्या बन जाएगा, एक प्रॉमिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक प्रॉमिस बन जाएगा। और जैसे ही ये एक प्रॉमिस बनता है, ए जो होता है वो प्रॉमिसर और जो बी होता है वो प्रॉमिसी, यानी वचनदाता और वचन ग्रहीता बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, ए ने कहा था कि मैं आपको जो अपना घर है ना वो दूंगा कितने, 2000 रुपये में। तो ये जो 2000 रुपये जो है ये क्या है, ए के लिए कंसिडरेशन है। उसे क्या मिल रहा है, इसके बदले ये प्रतिफल मिल रहा है, कुछ मिलना चाहिए। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिफल होना ही चाहिए। यदि प्रतिफल नहीं होता है तो वह एक वैध करार नहीं हो सकता। बिना प्रतिफल के करार शून्य हो सकता है। ये आपकी सेक्शन 25 में बताया गया है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो भी उसमें बताए गए हैं, पर हम फिलहाल के लिए इतना याद रखते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर एक वैलिड एग्रीमेंट के लिए आपका जो है वो प्रतिफल होना चाहिए। चलिए इसे हम एक डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। चलिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए है। ए ने बोला एक लेटर के थ्रू कि मैं 200 रुपये में अपनी एक वॉच है वो बी आपको देना चाहता हूँ। बी इसने इसको क्या भेजा, एक लेटर भेजा। ठीक है, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और फ़ोन पे बोल दिया कि हाँ मैं लेना चाहता हूँ। नाउ दिस इज़ प्रोमिसर और ये कौन बन गया है, प्रोमिसी। ठीक है, ये प्रोमिसर हो गया, ये प्रोमिसी हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, इसने अब ये जो इसने प्रपोजल दिया था, अब ये एक प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो इसने एक प्रपोजल दिया था ए को कि मैं अपनी जो घड़ी है वो आपको 200 रुपये में बेचना चाहता हूँ, ये अब क्या बन जाता है, एक प्रॉमिस बन गया है। जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया वैसे ही ये एक प्रॉमिस बन जाएगा। जैसे ही प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस मतलब अब ए क्या हो गया, अब ए ने एक वचन दे दिया है कि मैं आपको 200 रुपये में अपनी घड़ी देने का वचन देता हूँ, क्योंकि बी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था उसके प्रॉमिस को, सॉरी प्रपोजल को, इसलिए वो प्रॉमिस बन गया है। ठीक है, अब इसने क्या, इसे अब इसने एक प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको अपनी जो घड़ी है वो 200 रुपये में बेचूंगा। ओके, अब ये इसे क्या कहता है, ये बोलता है कि ठीक है आप मुझे अपनी घड़ी बेचेंगे, बदले में मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा। ये 200 रुपये क्या है, इसके लिए, इस प्रॉमिस के लिए एक कंसीडरेशन है। इस प्रॉमिस के लिए क्या है, एक कंसीडरेशन है, जो कि इसकी लास्ट लाइन बिल्कुल यही बताती है कि तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। किस वचन के लिए, इस वचन के लिए। ये जो वचन दिया था ए ने, जैसे इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक वचन बन गया, और अब ये वचन क्या हो गया, इस वचन के लिए 200 रुपये कंसीडरेशन हो जाएगा। ये 200 रुपये क्या है, ये कार्य कर रहा है, या फिर ये 200 रुपये देने का वचन दे रहा है कि हाँ अगर आप मुझे घड़ी देंगे तो मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा, या फिर ये 200 रुपये दे रहा है, कुछ कार्य कर रहा है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, आप कंसीडरेशन ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके इसेंशियल एलिमेंट पे बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, फिर आगे भी इसके बारे में हम और बात करेंगे। इसके इसेंशियल एलिमेंट सबसे पहला होता है वचनदाता की वांछा। वचनदाता की वांछा का मतलब होता है कि जो वचनदाता चाहता है आप वही कंसीडरेशन देंगे, अपने मन से नहीं। जैसा कि यहाँ पर बोला गया था
कि ए बी को बोलता है कि मैं 200 रुपये में आपको अपनी घड़ी दूंगा, ठीक है, या मैं देना चाहता हूँ, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो बी 200 ही रुपये देगा। बी आगे चल के ये नहीं बोल सकता कि ठीक है आप 100 ले लीजिए, 150, नहीं। वचनदाता, वचनदाता यानी प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा पर ही कंसिडरेशन डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपको समझ में आया। सेकेंड पॉइंट है वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति। वचन ग्रहीता, इसमें वचन ग्रहीता ही एक्सेप्ट करता है या कोई अन्य व्यक्ति जिससे वो किया जाता है वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है, और कोई उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वही कुछ ना कुछ करेगा, वही वचन ग्रहीता ही कुछ कार्य करेगा या कोई अन्य व्यक्ति ही कुछ कार्य करेगा, ठीक है। अब प्रतिफल भूतकालीन, वर्तमान और भविष्य में भी दिया जा सकेगा। अब कैसे हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं कि अन्य व्यक्ति या वचन ग्रहीता कुछ कर चुका है, अगर वो काम कुछ पहले से ही कर चुका है तो वो क्या हो गया, पास्ट में आ जाएगा पास्ट में। या वो बोलता है कि कुछ काम करता है, कुछ काम करता का मतलब क्या है, प्रेजेंट में आ जाएगा, ठीक है। या वो किसी काम को करने का क्या देता है, वचन देता है, किसी काम को करने का क्या दे रहा है, वचन दे रहा है, किसी काम को करने का या प्रवृत्त रहने का वचन दे रहा है। इतना आपको समझ में आया। तो ये कंसिडरेशन तीनों में हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फोर्थ नंबर आता है कि तब ऐसा कार्य या प्रवृत्त का वचन उस वचन के लिए प्रतिफल होगा। मतलब अब ये लाइन क्या है कि क्या वचन के लिए क्या प्रतिफल, तो मैंने आपको बताया, ये इसकी एक डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ए ने पहले एक प्रपोजल दिया लेटर से, बी ने उसे एक्सेप्ट किया, जैसे ही बी ने एक्सेप्ट किया वो एक प्रॉमिस बन गया। अब यहाँ प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस कौन दे रहा है, ए प्रॉमिस दे रहा है ना कि मैं आपको 200 रुपये में अपनी वॉच बेचूंगा, ठीक है। अगर बी इसके बदले आपको 200 रुपये देता है तो ये प्रॉमिस के बदले क्या हो गया, कंसीडरेशन हो गया। यही तो वो बोल रहा है कि तब ऐसा कार्य है, बी ने कुछ कार्य कर दिया ना, ठीक है, तब ऐसा कार्य है। या फिर बी वचन दे रहा है कि हाँ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो उस वचन के लिए, किस वचन के लिए, इस वचन के लिए जो ए ने वचन दिया था, ए ने वचन दिया था अपनी घड़ी 200 रुपये में बेचने का, इस वचन के लिए ये 200 रुपये कंसिडरेशन हो जाएगा, प्रतिफल होगा। क्लियर हो गया है, ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रतिफल पर्याप्त या अपर्याप्त। पर्याप्त और अपर्याप्त भी हम इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मानो टाइटन की वॉच है, टाइटन की वॉच क्या 200 रुपये में मिलती है, बिल्कुल नहीं। तो ये तो यार कंसिडरेशन बिल्कुल भी इनफ नहीं है, बट इससे कुछ मैटर नहीं होता। अगर उसमें जो कि हमारा, जिसने हमें प्रस्ताव दिया था या जो हमारा प्रस्ताव करता है, ठीक है, जिसे हम ऑफरर भी बोलते हैं, अगर वो उसमें संतुष्ट है तो 200 रुपये भी संतुष्ट हैं। इससे कोई मतलब नहीं होता कि चीज़ जो आपकी है वो 200 से ज़्यादा की है, 200 की कम है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। सेकंड आपका पॉइंट आता है कि वास्तविक। प्रतिफल कैसा होना चाहिए, वास्तविक, रियल होना चाहिए, ओके। वचनदाता के लिए लाभकारी। वचन, अब आपका हो गया 200 रुपये टाइटन की वॉच के लिए कैसे लाभकारी, अरे भाई साहब उसको लग रहे हैं लाभकारी, उसकी इच्छा से ही तो हुआ ना, तो लाभ है। वैध होना चाहिए, ये सेक्शन 23 में बताया गया है कि वैध क्या होता है, वैध कैसे होता है, ये आपके सेक्शन 23 में बताया गया है। अब आपने अगर गौर किया हो तो यहाँ पर हमने कार्य तो हम समझ गए, यहाँ पर हम वचन भी समझ गए, यहाँ हम प्रवृत्त नहीं समझ पाए। अरे प्रवृत्त क्या था, प्रवृत्त था किसी काम को ना करना, ना करना। कि वचन जो दाता होता है, ठीक है, वचन दाता मतलब कौन होता है, प्रोमिसर, ठीक है, मतलब जो प्रपोजल भेजता है उसका जब प्रपोजल एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो वो ये भी तो कह सकता है कि देखो मैं आपको ना अपना घर बेचूंगा, पर आप ऐसा मत करना। ये भी तो वो कह सकता है कि आप ऐसा मत करना। कुछ काम नहीं करने को भी तो बोल सकता है, हमेशा करने को ही क्यों बोलेगा, करने को बोलेगा तो वो कुछ कार्य में आ जाएगा कि कुछ कर चुका है, कार्य आ जाएगा। वचन मांगेगा तो वचन में। प्रवृत्ति मतलब रोकना, किसी इंसान को कुछ चीज़ करने से रोकना, ठीक है। एब्सटेन आता है इसके लिए, एब्सटेन आता है किसी चीज़ को करने से रोकना। अगर वचनदाता बोलता है कि आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है, मैं आपको मतलब मैं आपको अपना घर बेचना चाहता हूँ पर आप ऐसा मत करना, या मैं आपको अपना घर जो है वो 10,000 रुपये में बेच दूंगा, पर ये घर आप प्लीज़ सी को मत बेचना। तो बी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है मैं सी को नहीं बेचूंगा, आप मुझे अपना घर बेच दीजिए 10,000 में। तो वो किसी काम को करने से रोक भी तो रहा है ना, तो ये भी हो सकता है वो किसी काम को करने से रोक भी सकता है, तो ये चीज़ भी कंसिडरेशन में ही आएगी। 10,000 रुपये भी आएंगे कंसिडरेशन में और रोकना भी कंसिडरेशन में ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्री और मीन्स में कैसे पूछा जाएगा। तो प्री में बिल्कुल सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा
कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके कौन से सेक्शन में जो है वो आपका कंसिडरेशन बताया गया, तो आप सिंपल बताएंगे 2D में बताया गया है। ये भी पूछ सकता है कि कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, तो आप बताएंगे कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, हमेशा वचनदाता की वांछा पर होना चाहिए। ठीक है, प्रतिफल कैसा हो सकता है, भविष्य भूत वर्तमान तीनों हो सकता है। प्रतिफल पर्याप्त या अपर्याप्त हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वचनदाता के लिए लाभकारी होना चाहिए, वैध प्रतिफल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे बताएंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय।